आपने बिहार सरकार के एक मंत्री हैं जय कुमार सिंह जी, उनका बयान सुना होगा कि शिक्षकों के दो गुट हैं, दोनों में सामंजस्य बैठाना मुश्किल हो रहा है, इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो ये आप स्पष्ट जानिए कि वो दो गुटों की चर्चा एक हमारी होती है और एक उनकी होती है। तो हमारी जो मांगे हैं उनसे भिन्न है और उनकी जो मांगे हैं हमसे भिन्न है। अब ऐसे में सरकार के लिए बहुत कठिन हो रहा है यह सामंजस्य बिठा पाना कि ना तो उनको नाराज किया जाए ना हमको नाराज किया जाए। सरकार जो है तत्काल इसको इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वोट बैंक के नजरिए से भी इन सारे आंदोलन को, इन सारे मुद्दों को देखती है। तो TS4 की मांगे वहां तक पहुंची हुई हैं और उन पर विचार चला, लेकिन सरकार किसी एक पक्ष को नाराज करने के मूड में नहीं है। सरकार का यह ध्येय है कि हम दोनों में से किसी पक्ष को भी नाराज नहीं करें, दोनों पक्ष को हम खुश रखें, क्योंकि सरकार इन सब मुद्दों को वोट बैंक के नजरिए से भी देखती है। बहुत स्पष्ट बात है कि सरकार की एक मंशा तो हमेशा रहती है कि वोट बैंक हमारा नहीं गड़बड़ाए, हमारा जो वोट परसेंटेज है, हमारे जो वोटर्स हैं और जो हमारे शिक्षा मित्र साथी हैं वो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक माने जाते हैं, वो एक ट्रेडिशनल वोट बैंक माने जाते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के। तो इन सब कारणों से बिहार सरकार किसी को नाराज करने के मूड में नहीं है। अब है कि जब नाराज करने के मूड में नहीं है तब क्या, उसके बाद फिर क्या हुआ जी। इसके दूसरे गुट के विषय में मैंने कहा कि एक BRS4 गुट है, एक TS4 गुट है, ये तो स्पष्ट है। तो अब है कि जब सरकार नाराज नहीं करना चाहती है तो फिर इसके बाद विभिन्न संगठनों ने अपना नेगोशिएशन शुरू किया कि भाई हमें ये दे दीजिए, हमें वो दे दीजिए। जैसे कि हम लोग, अजय राजेश जी मैं देख रहा हूं, तो जिस तरह से हम लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के पैरा 78 वगैरह को लागू कर दीजिए, उसी प्रकार से उधर के भी कुछ साथी हैं, साथी सहकर्मी हैं, शिक्षक, जो कि सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि अनुभव के आधार पर वेतनमान की घोषणा हो और अनुभव के आधार पर वेतनमान को लेकर के BRS4 के कुछ घटक संघों एवं माध्यमिक संघों की सहमति है, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है। वो लोग आपस में एक अंडरस्टैंडिंग बना करके उन लोगों ने डिप्टी CM के माध्यम से मुख्यमंत्री तक यह बात पहुंचाई कि अनुभव के आधार पर वेतनमान की घोषणा हो और एक मोटा प्रारूप, एक एकदम 12 पन्नों का प्रारूप बना करके मुख्यमंत्री सचिवालय यानी मुख्यमंत्री जी के पास उसको रखा भी गया। और फिर जो प्रोसीजर होता है कि वहां से फिर उसे महाजन साहब के पास फॉरवर्ड कर दिया और वहां से स्पष्ट कर दिया गया कि इस मामले को महाजन साहब ही देख रहे हैं, तो जो भी होगा वही डिसीजन लेंगे। तो ये डिसीजन वो लेने के लिए अधिकृत किए महाजन साहब। तो महाजन साहब के पास अपनी बात पहुंचाने के लिए उन लोगों ने एक लॉबी तैयार की, कुछ MLCs की लॉबी तैयार की जिन्होंने वहां पर अपनी बात को रखा। अब जब हमें इस बात की जानकारी हुई, TS4 को इस बात की जानकारी हुई कि वो लोग अपनी बातों को अनुभव के आधार पर वेतनमान की बातों को वहां पर रख रहे हैं, तो हमने भी अपनी लॉबी, अभी क्या है ना कि दोनों पक्ष डायरेक्ट सरकार से बात नहीं कर रहे हैं या सरकार डायरेक्ट शिक्षक संघों से नहीं बात कर रही है, उनके जो लॉबिस्ट हैं, उनके जो प्रतिनिधि हैं, उनके माध्यम से बातें पहुंच रही हैं। तो जब उनके द्वारा ये अनुभव के आधार पर वेतनमान की बातें हुई तो फिर हम लोगों ने क्या किया कि हमारे जो लॉबी में या हमारे जो पक्ष के जो नेतागण हैं उनके माध्यम से हमने फिर सरकार को ये बात कही कि अगर इस तरह का कुछ भी घोषणा होता है कि जिसमें TET शिक्षकों को नुकसान हुआ, तो बिहार में आने वाले समय में 2 लाख से अधिक TET शिक्षक होंगे और ये सरकार के खिलाफ खुल्ला विरोध प्रदर्शन करेंगे
करके सड़क तक सरकार के खिलाफ मुहिम चलाएंगे। हमने स्पष्ट चेतावनी इस तरह से दे दी उनको। तो इसका असर यह हुआ कि गुरुवार को, यानी कि इस गुरुवार को, जिस दिन शिक्षा मंत्री जी का वो एक आपने देखा होगा अपील जिस दिन जारी किया उन्होंने, उस दिन जब बैठक थी महाजन साहब के साथ, महाजन साहब, शिक्षा मंत्री, विभाग के अन्य पदाधिकारी लोग भी बैठे हुए थे मीटिंग में, तो उसी वक्त हमारे पक्ष के कुछ एमएलसीज ने महाजन साहब को फोन करके यह कहा कि आप टीईटी शिक्षकों की अनदेखी करते हुए अगर कोई भी कदम उठाते हैं तो यह सरकार के लिए हितकर नहीं होगा, सरकार को आने वाले समय में इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो ये स्पष्ट संदेश महाजन साहब को हमारी ओर से भिजवाया गया। हमारी तरफ से 2-3 लोगों ने फोन करके उनको यह स्पष्ट कहा। तो साथियों, अभी देखिए क्या है, अभी सारा खेल जो है वो लॉबिंग का चल रहा है। हम लोग भी लॉबिंग कर रहे हैं और वो लोग भी लॉबिंग कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं, हम अपनी बातों को रख रहे हैं। तो इस तरह से अभी एक स्टेलमेट की सिचुएशन बनी हुई है। तो ना तो हमारी बातों को सरकार मान रही है, ना ही उनके फॉर्मूलों को मान रही है। विकास जी, हमारा पक्ष सचिवालय पहुंचा हुआ है, ठीक है, बहुत पहले से पहुंचा हुआ और पुनः हम लोग बार बार इसको पहुंचाते रहते हैं। तो सरकार ना तो हमारे पक्ष में कुछ फैसला लेने में सक्षम हो पा रही है, ना ही सरकार उनके पक्ष में कुछ फैसला लेने में सक्षम हो पा रही है। अगर TS4 नहीं रहता तो ये निश्चित मानिए कि इस आंदोलन में जो वर्तमान परिस्थितियां बनी हैं उसके फलस्वरूप अनुभव के आधार पर वेतनमान का फॉर्मूला लागू हो गया रहता। भले ही उसके लागू होने मतलब संकल्प पत्र अभी जारी होता, लेकिन वो लागू भविष्य के किसी एक डेट से, चाहे वो 1 अप्रैल होता या 1 जुलाई 2021 होता, उस समय से लागू होता। लेकिन ये जानिए कि ये TS4 ही है जिसने आज तक, आज की डेट तक, आज 2 मई तक अनुभव के आधार पर जो भी बात उठा रहे थे, कह रहे थे, उन बातों को लागू होने से रोक के रखा है। अगर आपको सत्यता का एहसास नहीं है तो आप एक बार देख लीजिए कि केदार पांडे जी ने विधानमंडल सत्र के दौरान एक जो प्रश्न पूछा था, उसके बाद जो सुझाव जो दिए थे राज्यपाल के अभिभाषण में शामिल होने के, उसमें स्पष्ट उन्होंने अनुभव के आधार पर वेतनमान देने की बात कही है। विभिन्न अखबारों में भी आप मीडिया रिपोर्ट्स देखेंगे तो माध्यमिक शिक्षक संघ खुल करके अनुभव के आधार पर वेतनमान देने की वकालत करते हैं। और अब TS4 के कुछ BRS4 के भी कुछ घटक संघ इसमें हाँ में हाँ मिला करके वहां पर अपनी बात को रखने के लिए पहुंचे थे। लेकिन TS4 ने इस मुद्दे पर बहुत ही कड़ा विरोध दर्ज किया है और उनकी इस पैंतरेबाजी को नाकाम किया है। हम अभी तक भले ही अपने संवर्ग के लिए कुछ विशेष दिला पाने में सफल नहीं हुए हैं, लेकिन साथियों ये विश्वास कीजिए अभी तक अगर हमने अपना अहित नहीं होने दिया है, हमारे खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं उनको हमने अगर नाकाम करने में सफलता हासिल की है, तो वो सिर्फ और सिर्फ आप सभी साथियों का जो TS4 के प्रति समर्पण है, जो विश्वास है, उसकी वजह से ही यह सफल हो पाया है। अगर हम लोगों ने 3 मार्च और 13 मार्च को प्रदर्शन नहीं किया होता तो वर्तमान में जो परिस्थितियां बनी हैं उन परिस्थितियों में हमारे खिलाफ जो साजिशें रची जा रही हैं वो सफल हो जाती। लेकिन हमने सरकार को यह दिखाया है कि हम TET शिक्षक अब एकजुट हैं और सरकार के खिलाफ संघर्ष करने के लिए मादा भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं और जरूरत भी रखते हैं। तो इसका यह परिणाम हुआ है कि आज की डेट में TET शिक्षकों की अनदेखी करना सरकार के लिए मुश्किल हो गया है। सरकार हमारी अनदेखी नहीं कर सकती है। आप लोग एक बात को लेकर के निश्चिंत रहें कि TET शिक्षकों का अहित नहीं होने वाला है।
अब मैं आता हूं कि कुछ संभावनाएं जो बन रही हैं उन पर। जी आनंदो जी मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि कुछ संभावनाएं जो बन रही हैं कि यह हड़ताल कैसे समाप्त हो, कुछ प्रस्ताव सरकार की ओर से आएंगे, वो जो है वो क्या हो सकता है उसको आप समझिए। कि अभी हमारे जो TS4 के जो साथी हैं वो इस बात के गवाह हैं कि विभाग के एक वरिष्ठ पदाधिकारी महोदय से हमारी बातचीत लगातार होते रहती है और हम उनको अपने पक्ष से अवगत करवाते रहते हैं। हमारे जो TET शिक्षकों की मांगे हैं उन विषय में उनसे चर्चा भी होती रहती है। हम अपनी बात को उनके माध्यम से सरकार तक पहुंचाते रहते हैं, महाजन साहब तक पहुंचाते रहते हैं। हमारे नितेश भाई गवाह हैं। नितेश जी हमारे अभी लाइव सेशन में मौजूद हैं, गया से हमारे TS4 के मेंबर हैं, वो मौजूद हैं। वो इस बात के गवाह हैं कि हम लोगों ने अपनी बात को शिक्षा विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक पहुंचाया है और उनके तरफ से हमें यह प्रस्ताव मिला कि अगर आप गैर वित्तीय मांगों पर समझौता करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप आइए और हम आपकी वार्ता कराएंगे। इस बात को अच्छे से साथियों समझ लीजिए कि गैर वित्तीय मांगों पर अगर समझौता हमें करना होता तो हमें एक सप्ताह पूर्व, 10 दिन पूर्व कह लीजिए, अब तक तो 10 दिन का समय बीत गया है, 10 दिन पूर्व से ही वित्तीय मांगों पर समझौता करने के लिए आमंत्रण मिल रहा है। टेलीफोनिक माध्यम से हमें सूचना मिल रही है, हमें बुलाया जा रहा है, TS4 को गैर वित्तीय मांगों पर समझौता करने के लिए बुलाया जा रहा है। और ये बात मैंने कुछ दिनों पहले हमारे इसी ग्रुप में फेसबुक पर पोस्ट भी किया था कि सरकार गैर वित्तीय मांगों पर विचार कर रही है और वो लगभग एक सहमति बन रही है। लेकिन TS4 का यह एकदम स्पष्ट स्टैंड है कि बिना TET शिक्षकों का कैडर यानी संवर्ग अलग किए हुए हम लोग सरकार से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके पीछे का आप कानूनी पक्ष आप अच्छे से समझिए कि हम लोग क्यों TET शिक्षकों का अलग संवर्ग बनाए बिना समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। आज अगर हम लोग TET शिक्षकों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने वाले किसी समझौते पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो हम नैतिक और कानूनी रूप से कमजोर हो जाएंगे। कई साथी फोन पर, व्हाट्सएप पर कहते हैं कि अगर गैर वित्तीय मांग पर ही समझौता करने के लिए सरकार राजी है तो आप कर क्यों नहीं लेते? तो साथियों इसको एक चीज समझ लीजिए, आज अगर हम किसी समझौता पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो कल को जाकर के हम आंदोलन करने का नैतिक अधिकार खो देंगे। हम आंदोलन में उतरेंगे तो सरकार कहेगी ये लोग तो अभी कुछ दिन पहले समझौता करके गए थे हमारे पास से। तो TS4 का एकदम स्पष्ट स्टैंड है कि बिना TET शिक्षकों का कैडर अलग किए, बिना बेटर पे स्केल दिए हम लोग कोई समझौता सरकार से नहीं करेंगे। गैर वित्तीय मांग को आप इस तरह से समझिए कि जैसे कि एक बात होती है जो पंचायती राज व्यवस्था है उससे अलग करने का एक प्रस्ताव है। माध्यमिक शिक्षक संघ इस पर बहुत जोर देती है और हमारे भी कुछ साथी लोग कहते हैं कि भाई हमको राज्यकर्मी का दर्जा दे दीजिए। लेकिन लोग इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि राज्यकर्मी का दर्जा क्या होता है। राज्यकर्मी का दर्जा अगर आपको ओरिजिनल पे स्केल पर नहीं दे तो फिर आपको कोई लाभ नहीं है। क्या लाभ होगा? यही कि कुछ छुट्टियां बढ़ जाएंगी, इसके अलावा तो कोई लाभ नहीं होना है। तो हम लोग जब भी सरकार से समझौता करेंगे तो हम लोग उन्हीं मांगों पर करेंगे जिन मांगों पर हम सरकार के खिलाफ आंदोलन में उतरे हैं, हड़ताल में गए। उससे कम पर अगर हम समझौता करें
तो हम कानूनी रूप से भी कमजोर हो जाएंगे। कल को सरकार कोर्ट में भी अगर हमें जाना पड़ा तो सरकार कोर्ट में भी जाके कहेगी कि ये लोग तो इससे बहुत कमतर मांगों पर समझौता किए हैं आकर के। और सरकार वित्तीय मांगों को पूरा करने के लिए भी कोई टाइम बाउंड आश्वासन तो दे नहीं रही है। सरकार कहती है कि हम बात करेंगे वित्तीय मांगों पर परिस्थितियां सामान्य होने के बाद। परिस्थितियां सामान्य होने का मतलब क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, इसकी तो कोई परिभाषा नहीं है। अब परिस्थितियां कब सामान्य होंगी, इस साल होंगी कि अगले साल होंगी? तो बिना हमारी मांगों की पूर्ति के TS4 कोई समझौता सरकार से नहीं करेगी। सरकार की ओर से हमें बुलावा आया, कई बार आया। विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने हमें टेलीफोन करके फोन पर यह बात कही कि सरकार गैर वित्तीय मांगों पर समझौता करना चाहती है, अगर आप इच्छुक हैं तो आइए और सरकार से वार्ता कीजिए। तो हमने इस मांग को सिरे से नकार दिया, एकदम से नकार दिया कि नहीं, जब भी वार्ता होगी तो हमारी सभी मांगों पर वार्ता होगी। आप वार्ता से पहले ही अगर यह कंडीशन लगा देंगे कि इन बिंदुओं पर वार्ता ही नहीं होगी, तो फिर वैसी वार्ता का मतलब क्या होता है? वैसी वार्ता का तो मतलब ये होता है कि हम जो कह रहे हैं उसको आकर के मान लीजिए। अमृता चंद्रा मैम का एक सुझाव है कि अभी कोरोना है, अभी ना दे, लेकिन लिखित रूप से दे दे, साल भर बाद ही दे देंगे। ये बात हमने भी कही कि अगर सरकार आर्थिक रूप से अभी सबल नहीं है, सक्षम नहीं है, तो वार्ता करे, वार्ता के दौरान समझौता में यह बात लिखे कि हाँ ठीक है, अभी हम संवर्ग करते हैं, वैचारिक रूप से आज से लाभ देते हैं, सैद्धांतिक रूप से आज से लाभ देते हैं, लेकिन वित्तीय लाभ एक निश्चित। लेकिन सरकार इस बात को तैयार नहीं हो रही है और लगातार हम लोग विभिन्न माध्यमों से सरकार तक ये बात पहुंचा रहे हैं कि जब तक पूरी तरह से हमारी सभी मांगों पर वार्ता और समझौता नहीं हो, हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, हम किसी भी तरीके से अपने आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। और इसी क्रम में आपने साथियों देखा हो कि कल दिन भर ट्विटर पर हमारा अभियान चलता रहा और हम लोग ट्विटर पर बिहार में टॉप में ट्रेंड करते रहे। और हमारी आगे भी यह कोशिश है, हम लोग प्लान बना रहे हैं कि हम लोग और मुखर होकर के बिहार सरकार का विरोध करेंगे। सड़कों पर नहीं कर सकते हैं तो ट्विटर पर ही करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न माध्यमों से सरकार तक, विभाग के उच्चतम पदाधिकारियों तक भी अपनी मांग को हम लोग लगातार। ऐसा अगर कोई साथी सोचते हैं कि TS4 की टीम बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, तो अपने मन से यह भ्रम निकालते हैं। हम लोग लगातार, मैं खुद इतनी विषम परिस्थितियों में पटना आकर के मैं यहाँ जमा हुआ हूँ और यहाँ पर आपके हितों के संरक्षण के लिए लगातार मैं काम कर रहा हूँ। इसके बावजूद आप कुछ साथियों का यह प्रश्न आता है कि क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। देखिए, जितना संभव है कर रहे हैं हम लोग। आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा कि इस कोरोना महामारी कारण पटना अभी हॉटस्पॉट बना हुआ है, रेड जोन में है, इसमें हमारी मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, हम बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। कुछ साथियों को सुझाता है जाकर के CM हाउस पर धरना दे दीजिए, ये कर दीजिए। आपको मैं बता रहा हूं कि आज से 4-5 दिन पहले कोटा के छात्रों को वापस लाने के लिए पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ के जो अध्यक्ष हैं मनीष यादव जी, वो अपने 4 साथियों के साथ गेट पर बैठे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए बैठे, लेकिन उन्हें एपिडेमिक एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। तो अभी धरना प्रदर्शन या इस तरह की कोई गतिविधि संभव नहीं है। हम लोग उचित माध्यम से सरकार पर दबाव बना रहे हैं, हम लोग उचित माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। हम लोगों ने साथ ही साथ गैर वित्तीय मांगों पर समझौते की पेशकश को सिरे से खारिज कर दिया है। ऐसा नहीं कि हमें प्रस्ताव नहीं मिला, हमने सिरे से खारिज कर दिया। और हाँ, ये जरूर बात है कि कुछ लोग, कुछ शिक्षक संघ के नेता
वहां जा करके गैर वित्तीय मांगों पर भी समझौता करने के लिए तैयार हैं। हमने तो सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन कुछ लोग हैं जो सरकार के पास जाकर के घुटने टेक रहे हैं और गैर वित्तीय मांगों पर समझौते के लिए तैयार हैं। तो वो जो लोग भी गैर वित्तीय मांगों पर समझौता कर रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए साथियों। टीईटी शिक्षक TS4 के साथ बने रहे। आप हमारे साथ आंदोलन में आए हैं, आप हमारे साथ आंदोलन में उतरे, पटना की सड़कों पर उतरे, गर्दनी बाग में इतना बड़ा कार्यक्रम किया आपने। तो दूसरे संगठन के लोग क्या कर रहे हैं, वो हड़ताल तोड़ देंगे या उनको क्या मिल जाएगा, इस पर बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। TS4 आपके हितों के संरक्षण में सक्षम है और प्रयासरत भी है, दोनों हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सक्षम और प्रयास नहीं कर रहे हैं, हम प्रयास भी कर रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि आशा अनुरूप हमें सफलता नहीं मिल पा रही है और इसके पीछे एक बड़ा कारण है कि ये जो कोरोना महामारी है, इस महामारी के कारण हम लोग सरकार से फेस टू फेस कन्फ्रंटेशन की स्थिति में नहीं है। तो हम लोग विभिन्न माध्यमों से यह प्रयास कर रहे हैं कि हम सरकार तक टीईटी शिक्षकों की बातों को पहुंचाते रहें, यथोचित दबाव बनाते रहें, और हम लोग बना रहे हैं।